हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए लिपिड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो हमारा इस वीडियो का रेफरेंस है वो मैंने दो बुक से लिया है। एक का नाम है बर्ड एंड लेवी फिजियोलॉजी और दूसरे का नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय यू सत्यनारायण। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स, तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, डाइजेशन को, फिर एब्जॉर्प्शन को और फिर लिपिड्स को हम समझेंगे। फिर कैसे ये इन तीनों का कैसे एक साथ काम होता है ये हम समझेंगे। तो ओवरव्यू, जस्ट एन ओवरव्यू में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। तो जब भी कोई हमारा फूड आता है तो हमारा माउथ के थ्रू एंटर होता है और वहाँ पर हमारा जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ में होता है। हम जो च्यू करते हैं खाना को वो हमारा कौन करता है, माउथ में होता है। इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारा इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड कहाँ आता है, स्टमक में आता है और स्टमक में भी हमारा फूड का डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है हमारा डुओडेनम है। जो शुरुआती पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम डुओडेनम बोलते हैं और बीच वाले को हम ज्यूजेनम बोलते हैं और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको इलियम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इस प्रकार से पार्ट है। सबसे पहला हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ पे हुआ, माउथ में हुआ, फिर हमारा स्टमक में हुआ, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और मोस्टली जो 90% एब्जॉर्प्शन होता है हमारा फूड का वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और फिर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स बच गए वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू हमारा बाहर चला जाता है, जिसको हम स्टूल बोलते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आइए हम कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को हम देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पार्ट को लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसके एक पार्ट को यहाँ से अगर हम काट के देखें इसको, तो इस प्रकार से कुछ दिखता है। यहाँ पर आपको सीलिया विलाय दिख रहा होगा, विलिया सीलिएटेड टाइप के सेल, ये विलाय है, विलाय है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है हमारा इस प्रकार से हमारा इंटेस्टाइन में रहता है। और इस विलाय को अगर हम और भी ज़्यादा जूम करके देखें, यहाँ पर अगर उसको भी काट के देखा जाए तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो उसके चारों ओर इस प्रकार से सेल रहते हैं। और कौन से सेल रहते हैं, कोलुमनर एपिथेलियल सेल रहते हैं। इस प्रकार से इसको एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से लाइनिंग करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। जैसा कि ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी फूड, जैसे कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और उसके साइड में क्या लगा हुआ है, हमारा सेल लगा हुआ है। और उसके बाद सेल जब लगा रहेगा तो इसके बीच वाले जगह पे देख रहे हो, तो इसमें क्या होगा, पहले तो आर्टरीज जाएंगी ऐसे करके, फिर उधर से क्या निकलेगा, वेन्स निकलेगा, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को हमारा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो हमारा आर्टरी जाएगा ब्लड देने और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसी के बीच में हमारा क्या रहेगा, लिम्फेटिक डक्ट रहेगा, लिम्फ डक्ट रहेगा। जैसे कि अगर हम आपको इसको जूम करके अच्छे से देखना है तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो स्पेस देख रहे हैं ये हमारा इंटेस्टाइन का स्पेस है, जहाँ पर फूड पार्टिकल्स होंगे। और ये फूड पार्टिकल्स पहले इस सेल में जाएंगे, एंट्रोसाइट्स में। फिर एंट्रोसाइट्स में जाने के बाद फिर हमारा कहाँ जाएंगे, ये इस ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। जो मोस्ट ऑफ द फूड हमारा ऐसा ही होता है। पर जब लिपिड की बात होती है तो लिपिड हमारा ये इसमें जाता है, लैक्टियल, जो ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, लैक्टियल में जाता है। इसको लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, लिम्फ डक्ट बोलते हैं इसको, इसमें जाता है हमारा। तो मोस्ट ऑफ द फूड हमारा कहाँ जाता है, हमारा कैपिलरीज में जाता है। जो आर्ट्रियोल्स हैं उसमें जाता है, वेन्यूल्स उसमें जाता है। और देखिए, ये जो है आर्ट्रियोल वेन्यूल जंक्शन है, कैपिलरी नेटवर्क उसको बोलते हैं, जंक्शन बना हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलता है, फिर यहाँ जाकर के हमारा वेन्स के थ्रू, हमारा इंफीरियर वेना कवा के थ्रू हमारा हार्ट में पॉर होता है ब्लड हमारा। तो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले तो डाइजेशन हमने पढ़ लिया कैसे होता है। फिर डाइजेशन के बाद जब हमारा इस स्पेस में आ जाएगा फूड, इस स्पेस में आ जाएगा, तो इसको फिर हमें इस सेल के अंदर डालना, इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर इस सेल के अंदर से हमारा कहाँ जाएगा, या तो ब्लड में जाएगा या लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन हमारा फूड का होता है। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में लिपिड क्या होता है। देखिए, लिपिड की जब बात करते हैं हम, तो लिपिड क्या है, एक डाइवर्स वर्ड है। लिपिड क्या है, एक डाइवर्स वर्ड है। और इसके टाइप्स होते हैं कि सिंपल लिपिड होता है, फिर हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है और डिराइव्ड लिपिड्स होता है।
तो लिपिड की जब हम बात करते हैं तो लिपिड एक डाइवर्स वर्ड है, इसमें बहुत सारे कुछ तरह के आते हैं, जैसे कि इसमें हमारा वैक्सीज भी आते हैं, जो मोमबत्ती में होता है वो भी है लिपिड। तो जब हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हम किस चीज़ के बारे में, ट्राइग्लिसराइड्स में। क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में? क्योंकि 90% जो आप खाते हो फूड में फैट मटेरियल, जो आप जो लिपिड को खाते हो 90% उसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स रहता है। ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरॉल्स उसी को बोलते हैं। तो जब आप 100% फैट खाते हो तो उसमें 90% हमारा क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है, और बाकी के बच्चे क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है और फ्री फैटी एसिड्स है। कुछ हम फ्री फैटी एसिड्स भी खाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स क्या है, फ्री फैटी एसिड्स क्या है। देखिए ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, द मोस्ट कॉमन डाइटरी फैट मेकिंग अप टू 90% ऑफ द डाइटरी लिपिड्स। 90% ऑफ द डाइटरी लिपिड्स में हमारा ट्राइग्लिसराइड्स आता है। स्ट्रक्चर क्या है, कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स क्या बनाता है हमारा, ट्राइग्लिसराइड, और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे बनाता है, देखिए ये क्या है, हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, CH2 CH CH2 और OH OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लास्ट में जुटा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कोहल है, एक तरह का अल्कोहल है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। और उसको हम 3 फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक साइड में COOH होता है और एक साइड में हमारा हाइड्रोकार्बन चेन होता है। और हाइड्रोकार्बन चेन क्या हुआ, जैसे ये कार्बन है तो इसके ऊपर इस प्रकार से इसको हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन हो गया। तो एक साइड में हमारा COOH रहेगा और एक साइड में हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा। और यहाँ पर R1 R2 R3 जो देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स के ये हमारे फैटी एसिड्स हैं। तो 3 अलग तरह के फैटी एसिड्स और एक अल्कोहल ग्लिसरॉल मिलकर के हमारा क्या बनाता है, जब इसको हम दोनों को ऐड कराते हैं तो दोनों को जो रिएक्शन करवाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, तो इसका एक H और इसका OH ये क्या बना देगा, हमारा H2O बना देगा। तो यहां पे टोटल कितने H2O बन रहे हैं, 1 2 और 3 H2O, तो 3 H2O निकलेगा। और बाकी का जो मॉलिक्यूल बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा। देखिए CH2 है और ये एस्टर बॉन्ड हो गया, ये जो हमारा बॉन्ड हुआ ये एस्टर बॉन्ड है और इसी बॉन्ड को हमें तोड़ना है। तो ये जो नया हमारा मॉलिक्यूल बना इसी को हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड में क्या रहेगा, एक तो ग्लिसरॉल रहेगा, 3 फैटी एसिड रहेगा, और दोनों का जो एस्टरिफिकेशन कराएंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब करवाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड्स मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो 3H2O मिलेगा। ये दोनों चीज हमें मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर गए। फिर हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंड रहेगा एक में। और फॉस्फोलिपिड की जब हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड क्या हुआ भैया, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 3 फैटी एसिड लगे हुए, तो एक फैटी एसिड यहां पर हटा देंगे हम और उसके जगह पे हम फॉस्फेट लगा देंगे, फॉस्फोरिक एसिड लगा देंगे, तो क्या हमारा बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो यहां पर उसी प्रकार से लिखा हुआ है सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड बट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एस्टोराइड विद 4। देखिए जब आप कोलेस्ट्रॉल एस्टर की बात करते हैं तो ये रिंग रहेगा और वहां पर उसमें क्या रहेगा, एक फैटी एसिड रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और ये रिंग रहेगा, रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल एस्टर में और कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में हमारा फैटी एसिड रहेगा और कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड नहीं रहेगा। तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन हमें क्या करना है, ये जो हमने ट्राइग्लिसराइड हमने पाया है इसमें हम वापस से क्या करेंगे, H2O को जोड़ेंगे। तो आप देखिए अगर हम 3 H2O को निकालें बस हम, लेकिन एक H2O को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो एक H2O जोड़ जाएगा तो एक फैटी एसिड हट जाएगा, तो उसको 2 फैटी एसिड बचेगा, तो 2 फैटी एसिड को हम क्या बताएंगे, डाइग्लिसराइड। और अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे और बचेगा सिर्फ हमारा एक फैटी एसिड, क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारा H2O जुट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक फैटी एसिड, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड इन द माउथ। तो माउथ में हालांकि फूड बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है माउथ में, क्योंकि हम तुरंत उसको क्या करते हैं, निगल लेते हैं। तो यहाँ पर पैरेटिड सैलिवरी ग्लैंड होता है और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करता है, लिंगुअल लाइपेज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। और लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करता है, ये क्या करता है,
ये स्टमक में जाता है। चूंकि हमारा फूड बहुत देर के लिए माउथ में नहीं रहता है, चूंकि ये एसिड स्टेबल है। एसिड स्टेबल कहने का मतलब है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट, जो हमारा स्टमक का पीएच है वो क्या है, वो एसिडिक है, 3 है पीएच उसका, और वो वहां पर ये एक्टिव रहता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है, ये जो बड़े बड़े फैट है, जो बड़े बड़े आपने मांस के टुकड़े या आपने जो कोई भी फैट खाया है उसको क्या करने का काम करता है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसको तोड़ेगा। कहाँ करेगा, स्टमक में करेगा। हालांकि जो स्टमक में है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही फूड रहता है, स्टमक में भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन नहीं हो पाता, बहुत ही कम डाइजेशन होता है स्टमक में। अब देखिए लिपिड हमारा कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में। लिपिड मोस्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की, जो कि 90% है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं। तो स्टमक भी हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करता है। स्टमक भी हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करता है, किसके द्वारा, चीप सेल के द्वारा। स्टमक में चीप सेल होता है और वो क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करता है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है, एसिडिक इन्वायरमेंट में काम बिल्कुल नहीं करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में सिक्रीट हो रहा है पर ये एसिडिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। तो ये भाई क्यों सिक्रीट हो रहा है, देखिए इन्फेंट्स मतलब जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनमें ये काम करता है। उनमें क्यों काम करता है, क्योंकि इनके जो स्टमक का पीएच रहता है इन्फेंट्स में, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब कहने का मतलब है 7 के आसपास रहता है। तो इसलिए क्या करता है, इसमें ये काम करता है। और शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स ये क्या करते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स पे ही काम करते हैं, जैसे मिल्क में पाया जाता है ना, तो उस इन्फेंट्स में इसीलिए ये काम करते हैं। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, यहाँ पर बहुत समय के लिए हमारा फूड रहेगा, तो इसको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले जो इसका मेन चीज है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डोडेनम में हमारा फूड आएगा। डोडेनम हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट, जो शुरुआती वाला पार्ट है उसको हम डोडेनम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फूड आएगा। और यहाँ पर कुछ और भी आता है, वो क्या आता है, तो लीवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल आता है। और बाइल कंसंट्रेट कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर में। और जब जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारा इस प्रकार से, देखिए कॉमन बाइल डक्ट स्टमक के पीछे से होते हुए कहाँ जाके निकल रही है, ये यहाँ पर डोडेनम में निकल रही है। और इसके साथ एक और चीज निकल रहा है, कौन, पेनक्रियाज जो है, ये पेनक्रियाज है, ये वाला पोर्शन पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट निकल रहा है और ये भी यहाँ पर जमा हो रहा है। इसको अगर हम दूसरे कलर में दिखाएं तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये भी यही निकल रहा है। तो यहाँ पर डोडेनम वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या क्या निकलेगा, इन द डोडेनम कौन कौन सी चीज निकल रही है, एक तो हमारा निकल रहा है बाइल निकल रहा है, और दूसरा क्या निकल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, जूसेस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है और बाइल निकल रहा है। ये दोनों डोडेनम में निकलता है। चूंकि जब फूड यहाँ पे आ जाता है तो ये दोनों निकल जाता है। स्मूथ मसल्स होते हैं गॉल ब्लैडर के, इन दोनों साइड स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिससे कि ये निकल जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बाइल निकलता है और हमारा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो बाइल में ऐसा क्या क्या चीज रहता है जो फैट को डाइजेस्ट कर पाता है, तो बाइल में हमारा रहता है 3 चीजें। एक तो बाइल साल्ट रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है और बिलिरुबिन रहता है। जो हीमोग्लोबिन जब हमारा टूटता है, HB जब टूटता है तो हीम और ग्लोबुलिन में, तो वहीं से हमारा बिलिरुबिन फॉर्मेशन होता है। इसके लिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो बाइल में 2 मेजर चीजें रहती है। अब देखिए फूड हमारा कहाँ पे आ चुका है, फूड हमारा कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा फूड है, रोटी का टुकड़ा है, इसमें फैट है, फैट में 90% हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है। तो फॉस्फोलिपिड पहला है और दूसरा हमारा क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड। बाइल में ये 2 सब्सटेंस पाया जाता है। सबसे पहला काम कौन करेगा, हमारा फॉस्फोलिपिड करेगा। फॉस्फोलिपिड क्या करेगा, देखिए चूंकि जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। चूंकि फैट सारा का सारा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, पूरा का पूरा जो फैट ही है हमारा वो ही हमारा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। और जब हमारा जो हमारा इंटेस्टाइन है, फैट तो हमारा क्या है,
जो TAG है हमारा वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। पर जो हमारा इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट है, चलिए मैं ऐसे करके एक इंटेस्टाइन को ड्रॉ कर लेता हूं, एक थोड़ा सा पार्ट जैसा हमने किया था ना, ये मान के चलिए इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर डोडेनम है पार्ट, ठीक है। और यहां पर हमारा कौन आ गया है, लिपिड्स आ गए। लिपिड्स में कौन कौन, अब बोलने की जरूरत नहीं है, लिपिड आ गया, ये हमारा लिपिड है, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। पर पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है भैया इंटेस्टाइन का, जो हमारा बॉडी है वो क्या है, एक्वस इन्वायरमेंट है। एक्वस मतलब वाटर इन्वायरमेंट, वाटरी इन्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो लिपिड है वो ऊपर में तैरेगा, ये तो नीचे आएगा नहीं। तो यहीं पर हमारा कौन कौन आया था, बाइल आया था और पेनक्रियाटिक जूसेज आए थे। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, यहां पर इंतजार कर रहा है, ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस है कि भैया तुम यहां आओ, फिर तुमको हम तोड़ेंगे। और यहां पर हमारा बाइल है। तो मैंने बताया कि बाइल में दो सब्सटेंस होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है, और दूसरा कौन सा होता है, टोरोकोलिक एसिड, ये सब वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो बाइल जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, इसमें एक भगवान ने वरदान देके भेजा। क्या वरदान देके भेजा है, तो इसके एक साइड क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक रहता है, ठीक है। एक साइड इसका हाइड्रोफोबिक और दूसरा साइड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्रेम, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से हेट। तो यहां इसका भी ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इसको मैं अच्छे से दर्शा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये लिपिड है, इसके चारों ओर क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफोबिक, बोलेगा भाई तो ये हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, जो फॉस्फोलिपिड है हमारा, इसके पास जाकर के चिपक जाएगा। ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, इस प्रकार से चिपक जाएगा, इसके चारों ओर से इसको इस प्रकार से चिपक जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक से चिपका लेगा, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है पानी की तरफ कर लेगा, मतलब जो एक्वस इन्वायरमेंट है उसके तरफ कर लेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा। अब ये चारों ओर से घेर लिया, मैं एक को दिखा रहा हूं, पर सारे में ऐसा ही होगा। फिर ये ऑटोमेटिक एक्वस इन्वायरमेंट में चला आएगा, और जब एक्वस इन्वायरमेंट में चला आएगा, फिर हमारा दूसरा जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये इसको क्या करेगा, इमल्सिफाई कर देगा। इमल्सिफाई कहने का मतलब है कि ये जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा इस प्रकार से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और इस इमल्सिफिकेशन में हमारा क्या होता है, तीन चीजें हेल्प करती है। और वो तीन चीजें क्या क्या हेल्प करती है, पहला तो बाइल साल्ट ने किया, दूसरा हमारा क्या किया, जो हमारा डिग्रेडेड लिपिड्स रहते हैं, जो पहले से डाइजेस्ट हो चुके हैं, फ्री फैटी एसिड्स, वो भी करते हैं। वो क्या करते हैं, तो इन को चिपकने नहीं देते। डिग्रेडेड लिपिड्स मतलब क्या हुआ कि अभी डाइजेशन अभी प्रोसेस हो रहा है, इससे पहले भी तो डाइजेशन हुआ होगा, और उस डाइजेशन के पहले हमारा क्या मिला होगा, फ्री फैटी एसिड मिले होंगे, और हमारा मोनोग्लिसराइड्स मिला होगा, डाइग्लिसराइड्स मिला होगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिग्रेडेड लिपिड्स। जैसे कि अभी हो रहा है, इससे पहले भी डाइजेशन हुआ होगा, और डाइजेशन के अंत में क्या मिलता है, फ्री फैटी एसिड्स मिलते हैं, और हमें क्या मिलता है, मोनोग्लिसराइड्स मिलते हैं। तो वो जो बचे होंगे, जो पहले वाले होंगे, वो क्या करेंगे, इसके बीच में क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, बोलेंगे भैया तुमको चिपकने नहीं देंगे, नहीं तो तुम फिर दोबारा ऐसे बो जाओगे, ठीक है। और तीसरा क्या हेल्प करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पहला बाइल साल्ट, दूसरा हमारा डिग्रेडेड लिपिड्स, और तीसरा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, जो मूवमेंट होती है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, जीआईटी ट्रैक्ट में, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ये तीनों आ गए। अब हमारा क्या आएगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज आएगा, और पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। अब बोलेगा अब तुमको हम तोड़ते हैं। तो यहां पर हमने ये पाया, जो हमारा TAG है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको हमने पेनक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया, 2 मोनोग्लिसराइड क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और प्लस फ्री फैटी एसिड, तोड़ा, ठीक है। ये दोनों चीज में तोड़ दिया। अब इसको अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो देखिए,
इमल्सिफिकेशन प्रोसेस मैंने बता दिया, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स बाय बाइल साल्ट इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज। देखिए सरफेस एरिया मतलब ये बड़ा सा है, बड़ा सा है, इस पे अगर ये मार करने जाएगा, ये पेनक्रियाटिक लाइपेज मार कितना तोड़ पाएगा इसको, क्योंकि एक तो पहला ये एक्वस इन्वायरमेंट में है और वो बाहर है, तो ये दिक्कत होगी। पर फिर भी अगर बड़ा से बड़ा तोड़ने जाएगा तो कितना मार पाएगा। तो जब बाइल साल्ट ने इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसका क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अब इस साइड से भी पेनक्रियाटिक लाइपेज तोड़ना चालू करेगा और इस साइड से भी तोड़ना चालू करेगा, तो डाइजेशन को इजी बनाया। बाइल साल्ट कोट द ड्रॉपलेट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स। बाइल साल्ट क्या कर रहा है, इसको कोट करके रखता है। बाइल साल्ट हमारा फॉस्फोलिपिड ही तो है, वो भी इसको कोट करके रखता है ताकि ये दोबारा रिफॉर्म ना हो जाए, क्लम्प ना बना पाए। उसके बाद एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया, मेन एंजाइम होता है ब्रेक ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स पार्टिकुलरली लॉन्ग चेन एबव 10 कार्बन्स एट पोजीशन 1 and 3 ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स। देखिए ये भी क्या कहने का मतलब हुआ कि जो मोनोग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड 1 मैंने आपको देखा था ना, इसे ये हमारा ग्लिसरॉल है, तो इस पे 3 फ्री फैटी, 1 2 3 फ्री फैटीज और ये ग्लिसरॉल था, तो कौन कौन से पे तोड़ेगा, पोजीशन 1 पे तोड़ेगा और पोजीशन 3 पे तोड़ेगा। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक लाइपेज ऐसा काम करता है। और क्या बनाता, मिलता क्या हमें, मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड मिलता है। ठीक है, देखिए जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है ये इसके काम को रोक देता है। क्यों, कौन रोकता है, तो बाइल रोकता है, बाइल साल्ट जो होता है ये रोक देता है। बोलता है भाई तुम बहुत काम करो, तुमको काम हम करने नहीं देंगे। तो यहीं पर लिखा है कोलाइपेज अ हेल्पर प्रोटीन allow lipase to attach for fat droplets. The activity of pancreatic lipase is inhibited by the bile acid which are present along the enzyme in the small intestine. तो bile salt क्या करता है, bile acid जो होता है क्या करता है, इस pancreatic lipase के काम को रोकता है। तो इसको रोकने के लिए कोलाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, इस प्रकार से चिपका हुआ रहता है, चिपक जाता है जाकर, किस पे चिपक जाता है, तो ये फैट मॉलिक्यूल इस पे चिपक जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तब अच्छे से काम कर पाएगा। तो कोलाइपेज क्या करता है, एनहांस करता है, किसका काम करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज का एनहांस करता है काम। अब देखिए हमने ट्राइग्लिसराइड्स का मोस्टली पढ़ लिया, अब हमें तो हमारे पास तो और भी तो थे, जैसे फॉस्फोलिपिड था, तो फॉस्फोलिपिड को कौन तोड़ेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 ब्रेक डाउन फॉस्फोलिपिड्स इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री फैटी एसिड। लाइसोफॉस्फोलिपिड, देखिए जब हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, 1-2 फैटी एसिड रहेंगे और एक फॉस्फोलिपिड रहेगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, लाइसोफॉस्फो यदि फ्री फैटी एसिड्स को अलग कर देगा और एक फॉस्फेट ही बचा रहेगा इस पे, सॉरी एक ये इसको भी अलग कर देगा, इसको ये फिर फॉस्फेट बचा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोफॉस्फोलिपिड। जब एक फॉस्फेट ही बच जाता है, फ्री फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में क्या था, कोलेस्ट्रॉल रिंग था और एक फैटी एसिड था, फैटी एसिड था, तो फैटी एसिड को अलग कर देगा, रिंग को अलग कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और फ्री फैटी एसिड्स मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो क्या करे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड्स में अलग अलग कर देगा। तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट हमें लिपिडेशन में क्या क्या मिला, मोनोग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड, लाइसोफॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिला, इतना चीज मिल गया। अब देखिए जो बाइल साल्ट है इसको छोड़ेगा नहीं, तो ये जो बाइल साल्ट है वो क्या करेगा, फैटी एसिड को लेगा, फ्री फैटी एसिड को लेगा, मोनोग्लिसरॉल को लेगा, मोनोग्लिसरॉल कौन क्या था हमारा, वही डाइग्लिसराइड जो था, तो 2 मोनोग्लिसराइड को लेगा, ये हमारा मोनोग्लिसराइड है, और फिर हमारा किसको लेगा, फॉस्फोलिपिड को लेगा और कोलेस्ट्रॉल को लेगा, कोलेस्ट्रॉल को लेगा और भी किसी को लेगा, किसको लेगा, ADEK, विटामिन ADK को भी इसके अंदर लेगा। और बाइल साल्ट क्या करेगा, चारों ओर से इसको घेर लेगा, और इस प्रकार से घेरेगा जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो कहाँ रहेंगे, अंदर रहेगा, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये बाहर रहेगा, ताकि तभी तो ये इन्वायरमेंट में मूव कर सकता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जैसा कि हमने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट के अंदर, तो यहां से इसको यहां तक लाने में कौन हमारा हेल्प करता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में, तभी तो इस सेल में यहां पर आएगा, तभी तो इस सेल के अंदर जाएगा ना, फिर एब्जॉर्ब हो पाएगा। कौन हेल्प करता है, हमारा बाइल साल्ट करता है। और ये जो नया प्रोडक्ट बन गया बाइल साल्ट मिक्स्ड विथ मोनोग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज कॉल्ड मिसेल। मिसेल्स में क्या क्या रहेगा, बाइल साल्ट रहेगा और अलोंग विथ
ये लिपिड्स रहेंगे, जो डिग्रेडेड लिपिड्स है वो रहेंगे। तो मिसेल्स आर टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड बाय बाइल साल्ट दैट्स अराउंड द डाइजेशन प्रोडक्ट्स, मोनोग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड लिजोफॉस्फोलिपिड। मिसेल्स ट्रांसपोर्ट लिपिड्स टू द ब्रस्ट बॉर्डर ऑफ एंट्रोसाइट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या करेगा, ये एंट्रोसाइट्स है, वही सेल जो मैंने आपको दिखाया, वो इसके सेल के यहाँ पर छोड़ देगा, इसको यहाँ पर छोड़ देगा, और ये बाइल साल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये बाइल साल्ट को क्या होगा, बाइल का रीअपटेक हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है। ये तो अंदर चले गए भैया, पर बाइल साल्ट तो रह गया, इसका क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। किसके थ्रू, थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू। ये क्या हो जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लीवर में चला जाएगा। बाइल साल्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द इलियम एंड रिटर्न टू द लीवर वाया द पोर्टल वेन। द लीवर रिसाइकल्स बाइल साल्ट फॉर फर्दर यूज इन द फैट डाइजेशन। क्या करता है लीवर, इसको रिसाइकल करता है फिर दूसरे डाइजेशन में इसको काम करने के लिए। तो यहां तक हम समझ गए मिसेल क्या होता है, बाइल का रीअपटेक कैसा होता है। इस सेल में जब हमारा आ गया तो इसका क्या होगा, रीएस्टरिफिकेशन होगा। तो फैटी एसिड प्लस फिर से ग्लिसरॉल को जोड़ करके क्या बना जाएगा, TAG, ट्राइग्लिसराइड बना जाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल को प्लस फैटी एसिड को जोड़ करके क्या बनाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बनाया जाएगा। इसी प्रकार इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, इसको रीएस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ा था, रीएस्टरिफिकेशन। यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे वो इस तरह से, जो हमने खाया था वो सेम नहीं बनेगा, ये दूसरे तरह के बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल एस्टर दूसरे तरह के बनेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के बनेंगे, ठीक है। वो उसी प्रकार नहीं बने, जो ट्राइग्लिसराइड आपने खाया था वही नहीं बनेगा, डिफरेंट तरह के बनेंगे। तो रीएस्टरिफिकेशन होगा। अब क्या होता है, ये हमारा एंट्रोसाइट्स है, एंट्रोसाइट्स है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेक्रेट करता है हमारा एपोलिपोप्रोटीन 2, ये सेक्रेट करता है। तो एपोलिप, देखिए जो हमारा फैट्स है, लिपिड्स है, वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। और हमारा पूरा का पूरा बॉडी क्या है, वो हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, एक्वस इन्वायरमेंट है। तो इसको कोई ना कोई हमेशा कैरियर चाहिए होगा, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो वही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एपोलिपोप्रोटीन को सिक्रीट करता है। एंट्रोसाइट्स का जो सेल होता है उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको क्या करेगा, ये एपोलिपोप्रोटीन है। उसी प्रकार जैसे मिसेल का फॉर्मेशन हुआ था, उसी प्रकार से इसमें TAG आ जाएंगे, न्यू फॉर्म जो TAG है वो आ जाएंगे। उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ जाएंगे, और कौन कौन से आ जाएंगे, ADEK आ जाएंगे, हमारा फैटी एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब तो लाइजोफॉस्फोलिपिड नहीं रहा, अब तो फॉस्फोलिपिड रहा, फॉस्फोलिपिड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज आ जाएंगे। और इसको साथ में कौन लेके जा रहा है, हमारा ये क्या है, ALP2 एपोलिपोप्रोटीन 2। तो अब देखिए ऐसे पढ़िए, द एंट्रोसाइट सिंथेसिस अ सीरीज ऑफ प्रोटीन नोन एज एपोलिपोप्रोटीन इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज प्रोटीन्स आर देन कंबाइंड विद द रिसिंथेसाइज्ड लिपिड्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर नोन एज काइलोमाइक्रोन। और इस जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम, काइलोमाइक्रोन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काइलोमाइक्रोन कहलाता है, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ लिपिड और प्रीडोमिनेटली ट्राइग्लिसराइड्स, मच लेस कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन coated by the apolipoprotein. The chylomicrons are then exported from the enterocyte by a process of exocytosis. अब ये क्या करेगा, देखिए अब जो हमारा ये काइलोमाइक्रोन है ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हमारा सेल के, ये मान के चलिए ये ऐसे, ये इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इससे बाहर निकल जाएगा। और बाहर कहाँ निकलेगा, तो बाहर कहाँ निकलेगा, तो ये जब हमारा, हमने पढ़ा था कि जब ये हमारा एंट्रोसाइट्स है, ये हमारा एंट्रोसाइट्स है, तो इसको, इसके अर्ध गिर्द क्या है, इसके अर्ध गिर्द क्या है, एक तो हमारा आर्टरीज है, और दूसरा हमारा क्या है, वेन्स है। इस प्रकार से वेन्स निकला था, और यहाँ पर आर्टरियल जंक्शन बना हुआ था, और इसी के बीच में हमारा क्या था, लिम्फेटिक डक्ट था, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस से पहले हमारा यहाँ निकला, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में निकला, लीक हुआ, फिर ये इंटरस्टिशियल स्पेस से हमारा लिम्फेटिक डक्ट में चला जाएगा, और लिम्फेटिक डक्ट में चला जाएगा तो ये लिम्फेटिक डक्ट जो है
एक जगह जहाँ थोरेसिक डक्ट जो है पूरा का पूरा थोरेसिक डक्ट से, यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों जंक्शन बना हुआ है, किस किस चीज से, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन से और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का जंक्शन बना हुआ है। तो इसमें ये थोरेसिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होता है और ये फिर हमारा कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है और हार्ट से पूरा का पूरा बॉडी में चला जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम इसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अब क्लिनिकल में इसको कैसे यूज करते हैं। तो ए माइक्रोविलस मेम्ब्रेन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन MVM FAV provides for the uptake of long chain fatty acid across the brush border। तो एक प्रोटीन चैनल है, बताया गया, खोजा गया, साइंटिस्ट ने खोजा कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है MVM FABP। ठीक है, माइक्रोविलस मेम्ब्रेन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको खोजा गया। और ये किस चीज का रीअपटेक में हेल्प करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसका रीअपटेक में हमारा हेल्प करता है, मतलब इसके अंदर जाने में ये हेल्प करता है। और दूसरा क्या खोज किया कि नीमन पिक C1 लाइक NPC1L1 जो है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का रीअपटेक में हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है रीअपटेक में, कोलेस्ट्रॉल का रीअपटेक में हेल्प करता है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर हम इन दोनों प्रोटीन चैनल्स को इनहिबिट कर दे, इसको रोक दे, तो क्या हम जो हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन है, जो जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्या उसको हम कम कर सकते हैं? तो बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दवाई निकला, इजेटिमिब is a drug that specifically blocks cellular uptake of cholesterol by inhibiting the activity of the NPC1L1 protein expressed in the apical membrane of enterocytes। समझ गए होंगे, ये मेम्ब्रेन पे एपिकल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा प्रोटीन चैनल्स होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का पर्टिकुलरली जो हमारा प्रोटीन चैनल्स था NPC1L1 था, और इसको रोक देता है कौन, हमारा इजेटिमिब। ठीक है, रोक देता है। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ और होगा तो बताना। ठीक है, और ये इसको रोक देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल के अंदर हमारा, ब्लड के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन में हमारा पहुंच जाता है। अब हम पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द लिपिड। स्टेटोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप स्टूल में देखेंगे कि लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है लिपिड का, डाइजेशन नहीं हो, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है लिपिड का। ये तो क्यों हो सकता है ऐसा? या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से? तो जब गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो स्टोन बन जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, उसमें वो रहेगा तो बाइल सीक्रेट नहीं होगा, और बाइल सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो वो इवेंचुअली हमारा फीसेस के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा स्टेटोरिया एक कंडीशन है। इट इज कॉमनली सीन इन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पेनक्रियाज, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर लिवर डिस्फंक्शन। इस कंडीशन में पेनक्रियाज डिस्फंक्शन हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा तो लिवर का डाइजेशन नहीं होगा। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिससे बाइल नहीं आ पाएगा। लिवर डिस्फंक्शन है, लिवर डिस्फंक्शन में बाइल ही नहीं आ पाएगा। जो मेन बाइल कहाँ सेक्रेट हो रहा है, लिवर से हो रहा है, तो वही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो हमारा फैट हमारा स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। एक चीज और बताना आपको भूल गया, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं एंट्रोसाइट्स में आएगा, सीधा एंट्रोसाइट्स में आया, और एंट्रोसाइट्स के थ्रू ये कैपिलरीज में चला जाता है, कैपिलरी सीधे पोर्टल वेन में चला जाता है। पोर्टल वेन क्या होता है, तो पोर्टल वेन जो होता है, जो जीआईटी ट्रैक्ट से हमारा सारा का सारा ब्लड हमारा लीवर में जाता है। लीवर में जाता है किसके थ्रू जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू। और पोर्टल वेन कहाँ मर्ज होता है, पोर्टल वेन हमारा इंफीरियर वेना कावा मर्ज होता है, जो कि हमारा हार्ट में जाकर के मिलता है। हार्ट में जाकर मिलता है, इंफीरियर वेना कावा ड्रेन होता है, और जब हार्ट में मिल गया तो टोटल आपने समझ लिया कि ये पूरा का पूरा बॉडी में हमारा चला गया। इस प्रकार से शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऐसे जाते हैं, लॉन्ग चेन ऐसे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।